नो सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, तो जैसा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में मैंने आपको बताया ये क्या है, कि इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे के डी से। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के डी। ये क्या होगा, रेशो होगी किस चीज़ की, फेजर फेजर सम ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज डिवाइड बाय अर्थमेटिक सम ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो मैंने आपको अभी लास्ट में बताया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि हमारा जो फेजर सम है वो कहाँ पे मिल रहा था हमें, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में मिल रहा था। डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में आपको मैंने बताया कि जो हमें टोटल वोल्टेज मिलेगी वो विद द हेल्प ऑफ अर्थ में जो हम फेजर सम करेंगे वैसे मिलेगी। फेजर सम करके हमें जो टोटल वोल्टेज है वो मिलेगी। और अर्थमेटिक सम हमें कहाँ पे मिल रहा था, कंसंट्रेटेड बाइंडिंग में। तो यहाँ से आपके पास दो डेफिनेशन हो सकती हैं। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ फेजर सम ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज और एंड अर्थमेटिक सम ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज। या आप सेकंड डेफिनेशन बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग एंड वोल्टेज इंड्यूस्ड इन कंसंट्रेटेड बाइंडिंग। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अभी हमने जो डिस्कस किया कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग, जो क्या करते थे, मैं रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार। क्या करते थे, हम एक ही स्लॉट में पूरी की पूरी बाइंडिंग को प्लेस करते थे। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में हम क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में हम क्या करते थे कि एक पोल के नीचे जो भी हमारा ठीक है, एक पोल एक फेज के नीचे जो एक पोल था उसे नंबर ऑफ स्लॉट्स में क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। और जो भी हमारी बाइंडिंग है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या कौन सी इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलती थी, जो भी हमें टोटल वोल्टेज मिलती है उसका हम क्या करेंगे, फेजर सम करके रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हम ये दो चीजें यूज करेंगे, एक एम यूज करेंगे। ठीक है, एम क्या होगा, एम होगा कि हमारा जो स्लॉट्स हैं वो क्या है। एम हमारा स्लॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे कि टोटल स्लॉट्स कितने हैं। ठीक है, तो ये होगा स्लॉट पर पोल पर फेज, इसे डिनोट किया जाएगा स्लॉट पर पोल पर फेज। और सेम एज इट इज हम बीटा एंगल कंसीडर करेंगे। बीटा क्या होगा कि जिस एंगल से हमने इन दोनों को डिस्प्लेस किया हुआ है, आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एंगल बोल सकते हैं, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट स्लॉट्स बोल सकते हैं। ठीक है, दो स्लॉट के बीच में कितने एंगल से उन्हें क्या किया हुआ है, एडजस्ट किया हुआ है, वो आप इसका एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। बीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट स्लॉट। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि जब हमने क्या कर कैलकुलेट करना है, एम कैलकुलेट करना है। एम क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट। ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल पर फेज। तो आप क्या करेंगे उसकी, एच सी पी इज इक्वल टू क्या होगा, स्लॉट डिवाइड बाय पोल मल्टीप्लाई विद फेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, एम इज इक्वल टू एच सी पी स्लॉट पर पोल पर फेज। तो क्या होगा, स्लॉट डिवाइड बाय पर पोल पर फेज। इसका मतलब क्या है कि एक फेज में, ठीक है, एक फेज में एक पोल के अंदर कितने स्लॉट्स हैं, एक फेज में एक पोल के अंदर कितने स्लॉट्स हैं, उस वो जितनी उसकी वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हमारे एम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सेम एज चीज अगर आपने बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो बीटा इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई विद पोल्स डिवाइड बाय स्लॉट। ठीक है, 180 डिग्री इंटू पोल्स डिवाइड बाय स्लॉट। तो बीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमारा, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट स्लॉट। तो यहाँ से अभी हम नेक्स्ट फर्दर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा के डी एंड के। तो के डी की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी कि कहाँ से आप लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो अभी हम इसकी फेजर डायग्राम पे चलते हैं, फेजरली हम इसे समझते हैं। ठीक है, तो फेजर की हेल्प से हम इसे समझेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया। तो मैं यहाँ से आपको अलग कॉपी में समझा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बेस लाइन ले ली। ठीक है, रेफरेंस ले लिया हमने कोई भी। ठीक है, अभी हमने जो एक रेफरेंस ले लिया, अब इस रेफरेंस से हमने क्या किया, एक ये लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ई सी वन। ई सी वन क्या है कि हमारे फर्स्ट स्लॉट में जो वोल्टेज इंड्यूस हुई है। ठीक है, अभी हमारी ई सी वन है। अभी हमने जो सेकंड स्लॉट है उसे किस एंगल से क्या किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है, और बीटा एंगल से शॉर्ट किया हुआ है, क्योंकि दोनों जो हमारा एक स्लॉट में ये वोल्टेज इंड्यूस हुई है, उसके बाद दूसरे स्लॉट में वोल्टेज इंड्यूस होगी, बट किस एंगल से शॉर्ट होगी, वो बीटा से, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है
वो क्या है, बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, EC2 आ जाएगा। ठीक है, EC2 आ गया। फर्दर क्या होगा कि फिर फर्दर मेरा यहाँ से बीटा से क्या है, एंगल है। ठीक है, शॉर्ट है, तो यहाँ से बीटा से शॉर्ट है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, EC3 आ जाएगा। सेम एज चीज मैं फर्दर करूंगा, जो मेरा बीटा से, ये मेरा क्या आ जाएगा, EC4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी मैं क्या करूंगा कि अभी मुझे फेजर सम चाहिए। ये करते जाएंगे तो ऐसा ये पूरा सर्कल, सर्कल के टाइप का एक हमारे पास बन जाएगा, बट हमें इतना रिक्वायर नहीं है, हमें जस्ट समझना है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमने निकालना है फेजर सम, तो हम फेजर सम में क्या करते थे, जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ पे एंड है उन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा EC। EC क्या होगा कि ये टोटल वोल्टेज इंड्यूस्ड इन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग होगा। ठीक है, टोटल वोल्टेज फेजर सम हमने ले लिया, जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पे खत्म हुआ उन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइंट कर दिया, मिला दिया। आफ्टर दैट जो भी हमें वोल्टेज मिलेगी वो क्या होगी, हमारी फेजर। ठीक है, फेजर वोल्टेज होगा। ठीक है, फेजर सम हमें मिल गया। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हमने एक सेंटर पॉइंट लिया। ठीक, अभी इस सेंटर पॉइंट से हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारी EC1 थी उसे कंबाइन, ज्वाइंट कर दिया। तो अब जितना जे एंगल होगा वो भी इतना ही एंगल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल क्या होगा, मेरा बीटा। फर्दर मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दूंगा। तो जब मैंने इसे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, β/2 हो जाएगा। दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, β/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने ये, तो टोटल मेरे स्लॉट कितने थे, टोटल मेरे स्लॉट, अगर मैं टोटल बात करूंगा तो टोटल स्लॉट में कितने, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा था, एक पोल के नीचे एन से रिप्रेजेंट कर रहा था, टोटल में एन से ही रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये मेरा जो टोटल एंगल होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा एम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, टोटल ये मेरा एम रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाल दूँ, तो ये इसके पैरेलल में एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो ये एंगल जो हो जाएगा ये मेरा क्या हो जाएगा, m β/2 हो जाएगा। ओ सॉरी, m/2 हो जाएगा। ठीक है, m/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ये फेजर डायग्राम क्लियर हुआ। अभी यहाँ से सब हम β/2 ना। β/2 ये होगा, ये टोटल का पूरा एंगल मेरा m से है ना, टोटल जो मेरे स्लॉट्स हैं उसका जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा था वो m से रिप्रेजेंट कर रहा था ना मैं वहाँ। ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा एक था, जो मेरा एक फेज में एंगल था। ठीक है, मतलब एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट का जो एंगल था उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा था बीटा से। तो मैंने फर्दर इसे दो पार्ट में डिवाइड किया, तो ये β/2 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलें। तो फर्दर यहाँ से हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे, जैसे इसे A B C, फर्दर इसे D, इसे E, इसे F। ठीक है, इसे वो रिप्रेजेंट कर लो, इसे G रिप्रेजेंट कर। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, पॉइंट्स मार्क कर लिए। अभी यहाँ से क्या करेंगे कि हम एक हम ट्रायंगल लेंगे हमारी OAF। ठीक है, ट्रायंगल लेंगे OAF, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे किस चीज़ की, साइन β/2 की। ठीक है, और एक ट्रायंगल लेंगे हम OAG। ठीक है, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, साइन β/2 की वैल्यू निकालें। ठीक है, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, साइन β/2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से जब हम वैल्यूज निकालेंगे, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग है हमारी, ठीक है, वोल्टेज इन कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग, तो वोल्टेज इन कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग में मैंने आपको बताया था कि जितनी आपकी एक बाइंडिंग में क्या हुई है, वोल्टेज इंड्यूस हुई है, तो नंबर ऑफ स्लॉट से आप जितने आपके नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल वोल्टेज आ जाएगी। क्योंकि वहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग में क्या कर कैलकुलेट कर रहे थे, अर्थमेटिक सम कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस चीज़ को डिफाइन कर दिया कि एक में मेरी इतनी वोल्टेज इंड्यूस हुई है, तो टोटल में मैं टोटल स्लॉट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल वोल्टेज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है,
तो अगर वहां से चेक करेंगे, जो EC1 है उसे हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ, AB से रिप्रेजेंट किया हुआ। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी EC1 थी उसे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ था किससे, ये इस पॉइंट को A था और इस पॉइंट को B बोला था, तो A से B तक हमने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, A से B। तो आफ्टर दैट अभी हमने क्या किया था, A और B को परपेंडिकुलर डाल के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था फर्दर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2AH। ठीक है, जो मिडिल पॉइंट लिया था हमने वहां से, तो यहाँ से इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल के। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो हमने कैलकुलेट किया था साइन β/2, ठीक है, जो हमने ये ट्रायंगल लिया था, यहाँ से जो ए बी था, ठीक है, ए बी था, इसे फर्दर परपेंडिकुलर डाल के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसे मैं लिख सकता हूँ, ये ए, हमने ए से एच पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये ए बी था, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो मैं इसे 2H लिख सकता हूँ। एक एच, ए एच ये हो गया, एक ए एच ये होगा, तो ये 2AH हो जाएगा। तो यहाँ से एक ट्रायंगल लूंगा मैं, OAH। OAH जब मैं लूंगा तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा साइन की। साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, या कुछ और होगा, क्या होगा बताइए। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये होगा हमारा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हमें इस कैलकुलेट कर लेंगे इस चीज को, इस ट्रायंगल में से, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, M2OA साइन β/2। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हमारी हो जाएगी वोल्टेज इंड्यूस्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग। तो वोल्टेज इंड्यूस्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग हमारी क्या थी, EC था, जो कि हमने क्या लिया था, फेजर सम लिया था। तो यहाँ से हमने क्या किया, EC। तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल, वहाँ पे जो हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था, तो लास्ट स्टार्टिंग पॉइंट ए था और लास्ट पॉइंट क्या था, एफ था। तो यहाँ से हमने AF कर लिया, ठीक है। फर्दर उस AF को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, AG में, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल के। तो वो क्या हो जाएगा, 2AG हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ से सेम एज चीज हम कैलकुलेट कर लेंगे साइन β/2, साइन M β/2, ठीक है। तो वहाँ से हमारे सेम एज चीज जो ट्रायंगल ली हुई है AOG, तो उसकी हेल्प से हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फर्दर यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास AG की वैल्यू क्या आएगी, OA साइन M β/2। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी जो कि आपको अर्थमेटिक सम मिल रहा है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, जहाँ से आपको ये सेकेंड इक्वेशन जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग से टोटल वोल्टेज मिली है, ये क्या है, आपकी फेजर वोल्टेज है। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर था फेजर सम डिवाइड बाय अर्थमेटिक सम। तो हम इन दोनों इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन है वो हमें क्या मिल रही है, वो हमें दे रही है फेजर सम ऑफ वोल्टेज, और फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रही है अर्थमेटिक सम। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2OA कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लास्ट में वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, KD इज इक्वल टू साइन M β/2 डिवाइड बाय M साइन β/2। तो ये वैल्यू है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल डेरिवेशन का जो रिजल्ट है वो यही आया है कि हमारी जो KD है उसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन M β/2 और M साइन β/2। अगर आपको किसी भी चीज़ में न्यूमेरिकल आएगा कि कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है, तो वहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स दिए जाएंगे, फेज दिए जाएंगे, पोल दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल M की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। M की वैल्यू मैंने आपको बता दिया क्या है, स्लॉट डिवाइड बाय पोल इंटू फेज, स्लॉट पर पोल पर फेज। सेम ऐसे बीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बीटा की वैल्यू आप, बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई विद पोल डिवाइड बाय स्लॉट। तो इन दोनों की आपको अगर वैल्यू पता होंगी, एम कैसे कैलकुलेट करना है, बीटा कैसे कैलकुलेट करना है, तो इजीली, और ये फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग के लिए ऑलवेज वन होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग ऑलवेज वन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग और लेस देन वन होता है। इसकी एडवांटेज क्या होगी, ये भी हमारे जो हार्मोनिक्स हैं उन्हें क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, हार्मोनिक्स को क्या करता है, रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मोस्टली हम डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग ही यूज़ करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग तो जस्ट आपके ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है।
बट अगर आप चेक करेंगे मोटर्स वगैरह में तो ऑलमोस्ट आपको डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग ही मिलेगी। हार्मोनिक्स को रिड्यूस करते हैं, इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी, क्योंकि इसमें कंडक्टर कम यूज होगा, तो कंडक्टर कम यूज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगी, कम। तो फाइनली हमारे पास ये जो ईएमएफ इक्वेशन मैंने उस दिन लिखाई थी, तो यहाँ से आप लोगों को ईएमएफ इज इक्वल टू 4.44 के सी के डी फाइव एफ टी पी एच। तो यहाँ से के सी एंड के डी का जो बेस था वो मैंने क्लियर कर दिया। के सी क्या है, कॉइल स्पैन फैक्टर है, के डी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। तो आपको अभी ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, वहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग दी हुई है या डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग दी हुई है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग दी हुई है तो आपका के सी भी वन होगा, के डी भी वन होगा। बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग दी हुई है तो आपको के सी भी कैलकुलेट करना होगा, के डी भी कैलकुलेट करना होगा। ये चीज़ क्लियर हुई? यस अभी सर। किसी को कोई डाउट हो? ठीक है स्टूडेंट, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना? सर सिंक्रोनस सिर्फ 3 फेज पे चलता है मोटर? नहीं, सिंगल फेस भी होती है आपकी। चलती हिस्टैरिसीस है ना? मोटर एंड रिलक्टेंस मोटर आपकी सिंगल फेस मोटर होती है। ओके सर। एनीवन हैविंग द, किसी को डाउट है कोई और बता सकते हैं, कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट है क्या? सिंक्रोनस सर? नहीं हाँ, सर, सेल्फ स्टार्ट होता है। सिंक्रोनस सेल्फ स्टार्ट होता है। सर इंडक्शन तो सर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, सच्चाई ये होता कहाँ, है। किसने बोला आपको इंडक्शन सेल्फ स्टार्ट नहीं होता? तो इसमें स्टार्टिंग का यूज किया जाता है ना सर, डायरेक्ट ऑनलाइन कैपेसिटर। वो तो हम स्टार्टिंग के करंट को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं ना। थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है। स्टडी कीजिएगा, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उसको स्टार्ट करने के लिए आपको एक्सटर्नली कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। और थोड़ा सा सिंगल सर, स्टडी कीजिए। सिंगल इंडक्शन? सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में भी स्टडी कीजिएगा, आपको फिर मैं बताऊंगा। नहीं ठीक वो है। सर अभी स्टार्ट सेल्फ होती है। स्टार्ट होती है या नहीं होती है आपको बताऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर। पहले थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए, तभी आपको मजा आएगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, सर दोनों में नहीं से तो फिर अच्छा क्लास। कौन मोटर है सर, सिंक्रोनस या फिर इंडक्शन? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस करेक्टरिस्टिक के लिए चाहते हैं। अगर आपको कांस्टेंट स्पीड चाहिए, ठीक है, तो सिंक्रोनस बेस्ट है। बट सिंक्रोनस। मोस्टली अगर आप लोड के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर इंडस्ट्री वगैरह में चेक करेंगे तो वहाँ पे आपका मोस्ट इंडक्शन मोटर ही मिलेगा। सिंक्रोनस मोटर को लोड के लिए बेस्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोड हो जाए और इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो उसी टाइम पे जब बंद हो जाएगी। ठीक है, तो लोड के ओके लिए अगर सर। आपको लोड ऑपरेट करवाना है तो इंडक्शन मोटर ही बेस्ट है। ठीक है, ओके सर। किसी को कोई और डाउट? ठीक है स्टूडेंट्स, आप लीव कर सकते हैं क्लास। थैंक यू सर। वेलकम।